जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग HCF और LCM पढ़ रहे थे। इसकी शुरुआत में हम लोगों ने जाना कि अपवर्त क्या होता है। इसी श्रृंखला में हमने पढ़ा कि समापवर्त क्या होता है। उसके बाद हमने जाना कि अपवर्तक क्या होता है और फिर समापवर्तक क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने ज्ञात किया कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम लोगों ने ज्ञात करी। ठीक है, फिर हम लोगों ने सभी गुणनखंड या फिर कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करी। कुल गुणनखंडों की संख्या हम लोगों ने ज्ञात करी। इतना हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अपवर्त क्या होता है? किसी भी संख्या का मल्टीपल यानी गुणा करते रहिए। जैसे 2 है, 2 का क्या होगा? 2 का होगा 2, 4, 6, 8, ऐसे अनंत तक। अपवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? अनंत। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी अपवर्त की? स्वयं संख्या होगी वही। इसी श्रृंखला में समापवर्त क्या होता है? किन्हीं दो संख्याओं के अपवर्त्यों के, किन्हीं दो संख्याओं के अपवर्त जो होंगे उनके कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन मल्टीपल फैक्टर नहीं कहेंगे, मल्टीपल कहेंगे। कॉमन फैक्टर तो इसमें लागू होगा समापवर्त में। जैसे देखिए 2 का 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे जाएंगे। फिर 6 का 6, 12, 18। ठीक, अब 6 देखो यहाँ से मिल रहा है कॉमन, फिर 12 ही आगे मिलेगा, फिर 18 ऐसे मिलेगा। तो यहाँ से ये सीखते हैं कि दो संख्याओं के समापवर्तियों की संख्या भी अनंत होती है। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल तो होता जाएगा ना, अनंत तक ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है? जैसे 12 का अपवर्तक है तो 12 किन किन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, इसको फैक्टर बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, जैसे 12 किससे विभाजित होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 स्वयं से। तो ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं इतनी, ये क्या हुई? 12 की फैक्टर या अपवर्तक हुई। ठीक है, आगे आता है समापवर्तक। समापवर्तक क्या होता है कि किन्हीं दो संख्याओं के अपवर्तकों, उभयनिष्ठ अपवर्तकों को क्या कहा जाता है? समापवर्तक। जैसे 12 है और 16 है तो 12 का किसी से विभाजित होगी? 12 1 से विभाजित होगी, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। उसी प्रकार 16 1 से, 2 से, 4 से, फिर 8 से और फिर 16 से। अब देखिए कौन कौन सा इसमें कॉमन फैक्टर है? 1, 2, 4, बस इतने ही हैं। हाँ, इतने ही 3 जो हैं इसके कॉमन फैक्टर हुए, निकले उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब यही इसके क्या होंगे? समापवर्तक। तो यहाँ से ये मिलता है कि समापवर्तकों की संख्या सीमित होती है और इन्हें ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही अपवर्तकों की संख्या को भी ज्ञात किया जा सकता है। सबसे छोटा अपवर्तक क्या होता है? 1 होता है और सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है। ये चीज़ें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे और आज हमने थोड़ा सा रिवीजन भी कर लिया। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यदि कोई संख्या n है, उसमें वो कैनोनिकल रूप में है, a की पावर x है, b की पावर y है, c की पावर z है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा? x प्लस वाई प्लस z। जबकि टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 1 और तीसरे ब्रैकेट में z प्लस 1। इनका गुणा कर दीजिए और टोटल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में
पढ़ चुके थे। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना। ठीक है, गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना। यहाँ से बहुत कम सवाल बनते हैं और हो सकता है कि जो सवाल आप कराए जा रहे हैं यहीं से ही पेपर में आए। ठीक है, यही इतना ही आए। अब क्या होगा, गुणन खंडों का योगफल ज्ञात करना, योगफल ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए मानिए कोई संख्या क्या है, माना कोई संख्या क्या है, कोई संख्या है n और n किस में है, कैनोनिकल रूप में है। a की पावर x है और b की पावर y है और c की पावर z, इस रूप में संख्या दी गई है। तो अगर योगफल ज्ञात करना है हमको, ठीक है, योगफल हमको ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखते हैं योगफल ज्ञात करने के लिए गुणनखंडों का योगफल, योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो इसकी पावर x है ना, क्या है, पावर x है, इसको करेंगे कि a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 अप टू सो ऑन कहाँ तक, a की पावर x तक, पहले ब्रैकेट में करेंगे। ठीक, दूसरे ब्रैकेट में करेंगे, ठीक, दूसरे ब्रैकेट में करेंगे b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 टू सो ऑन कहाँ तक, b की पावर y तक। तीसरे ब्रैकेट में करेंगे c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस c की पावर 2 टू सो ऑन कहाँ तक, c की पावर z तक। मतलब इनका विस्तार करते हुए इनको क्या कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, इससे बहुत बड़ी संख्या मिलेगी हमको, इसलिए जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो बहुत छोटे सवाल पूछे जाएंगे और गुणा जिनका करने योग्य हो। तो इस पर सवाल देखते हैं, बिना सवाल के तो फार्मूला वैसे भी भूल जाएंगे। तो इस पर एक सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, संख्या, प्रश्न दिया गया है संख्या 144 के गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। ठीक है, गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, संख्या 144 के गुणनखंडों का योगफल। सबसे पहले हम करेंगे 144 को क्या करेंगे, कैनोनिकल रूप में विभाजित करेंगे। तो क्या होता है, 16 गुणे 9, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2। अब योगफल ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है, 2 के फॉर्म में, मतलब ये a है और ये b है ना, ये a हो गया, ये b हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया। z का मान यहाँ पर दिया ही नहीं है, मतलब z का मान 0 है, वो कोई मतलब नहीं। जो नहीं दिया गया वहीं, जो नहीं दिया गया उसका कुछ नहीं करेंगे, जो दिया गया है वहीं तक एक्सपेंड करेंगे इसको। a है, क्या करते हैं, सब पहले ब्रैकेट में 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस, ठीक है, 2 की पावर 4, यहीं तक तो करेंगे। अब इसको एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 2 तक है ना, ये पावर इसकी 2 तक है। अब चलो इसको विस्तारित रूप इसका करिए, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, किसी की पावर पे अगर 0 बैठा है तो उसका मान 1 होगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 की पावर 0 का मान 1 होगा प्लस 2 की पावर 1 का मान 2 होगा। ठीक, उसके बाद 2 की पावर 2 4, फिर 2 की पावर 3 8 प्लस 2 की पावर 4 क्या हुआ 16, एक ब्रैकेट में हो गया, गुणे 3 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 की पावर 2 मतलब 9, 2 1 3 4 3 7 8 7 15 और 15 और 16 क्या होगा 31, गुणे 9 3 12 1 13,
देखते हैं 13 एकम 13 के 3, 13 तियाँ 39, 1 40, यानी 403 होगा इसमें गुणनखंडों के योगफल। ठीक है, 144 के गुणनखंडों का योगफल। इसमें बहुत से कम सवाल बनते हैं और जो भी पूछा जाएगा वो एक सवाल और करवा देते हैं इन्हीं संख्याओं पे, छोटी संख्याओं पे ही पूछा जाएगा। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। संख्या है 96 के गुणनखंडों का योगफल बताएं। संख्या 96 के गुणनखंडों का योगफल बताएं। अब 96 को पहले तो तोड़िए। ठीक है, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96 होता है। 96 16 गुणे 6 6 छक 36, 6 एकम 6 3 9। तो इस यहाँ पर क्या 2 की पावर क्या हुआ, यहाँ पर 4 गुणे 2 गुणे 3 मतलब 6 हो गए। यहाँ से मिला कि 2 की पावर 5 गुणे 3, यही तो मिला। यानी 32 तिहाइयाँ भी तो 96 होगा, 32 गुणे 3। चलिए, अब योगफल ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने फार्मूला अभी लिखा। क्या होता है, ये a है और ये b है। a को कहाँ तक तोड़ेंगे, a की पावर 5 तक। चलिए, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 लिख दिया पूरा 5 तक, क्योंकि घात इसकी 5 है, इसकी घात 1 है। गुणे इसको कहाँ तक तोड़ेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, क्योंकि 1 तक है ये है। चलिए, इसको एक्सपेंड करते हैं। 1 प्लस 2 की पावर 2 यानी 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, ये पहले ब्रैकेट में होगा। 2 की पावर 5 यानी 32 गुणे 1 धन 3, ये 4 हो गया। देखते हैं, 2 1 3, 4 3 7, 8 7 15, 15 और 16 31 हुआ। 31 और 32 कितना होगा, 63 होगा। 63 गुणे 4। ठीक, अब इसको करते हैं। 4 तिहाई 12 के 2 और 6 चौक 24, 1 25, यानी 252 आएगा योगफल इसका। कितना आएगा, 252। इस प्रकार के सवाल में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, देखते हैं अगले प्रकार की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद अगला प्रकार है संख्या के युग्मों को ज्ञात करना। ठीक है, कितने युग्म बन रहे हैं। अगला है संख्या के युग्मों की संख्या बताना। क्या होगा, संख्या उसी फॉर्म में होगी जिस फॉर्म में कैनॉनिकल रूप में, जैसे n इक्वल टू क्या दिया गया है, a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z। अब युग्मों की संख्या क्या होगी, युग्मों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है 1/2 x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 1, तीसरे ब्रैकेट में z प्लस 1। ये आपका युग्मों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है। ठीक है, अब इस पर एक सवाल करते हैं। जैसे कोई संख्या है, इसको मिटा दें। युग्मों की संख्या ज्ञात करने के लिए x प्लस 1, y प्लस 1, z प्लस 1/2। ठीक है, इसको करेंगे
पर एक सवाल करते हैं। जैसे कोई संख्या है, छोटी ही संख्या लीजिए पहले, संख्या 72 के गुणनखंड में सभी युग्मों की संख्या बताएं। सभी युग्मों की संख्या बताइए। ये प्रश्न था। चलिए 72 है तो 72 को क्या लिख सकते हैं? 72 को लिख सकते हैं 8 9 72 ना, यानी 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब युग्मों की संख्या ज्ञात करने के लिए युग्मों की संख्या बराबर होता है 1/2, पहले ब्रैकेट में x + 1, दूसरे ब्रैकेट में y + 1, तीसरे ब्रैकेट में z + 1। ठीक है, तो यहाँ पर z है ही नहीं तो कोई मतलब नहीं है। 1/2, x का मान 3 है, 3 धन 1, दूसरे ब्रैकेट में y है, y का मान 2 है, 2 धन 1, ये हो जाएगा 1/2 गुणे, यहाँ 4 मिला और यहाँ 3 मिला, 4 तिहाई 12, 12/2 यानी 6। कितने युग्म है? 6 युग्म है। अब आप कहेंगे कैसे 6 युग्म है? ठीक है, तो इसको दिखाना पड़ेगा आपको 6 युग्म कैसे बने। चलिए 72 है, पहला 1 गुणे 72 हो जाएगा, ठीक। दूसरा हो जाएगा 2 गुणे 36, तीसरा हो जाएगा 3 गुणे 3 दूना 6, 3 चौक, ये हो गया तीसरा। चौथा गया 4 से भी कटेगी ये संख्या, 4 से भी कटेगी, 4 गुणे 4 एकम 4, 4 8 32, 18 चौक 72 भी तो होता है, 5 से कटेगी नहीं, 6 से फिर कटेगी, 6 गुणे 72, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 12 छंग 72, ठीक। 7 से कटेगी नहीं, 8 से कटेगी, फिर 8 9 72, ठीक है। इतने इसके क्या बन रहे हैं? युग्म बन रहे हैं। पहला ये है, दूसरा ये युग्म है, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा, 6 युग्म बन रहे हैं। इसके अलावा और कोई युग्म नहीं बनेगा, ठीक। ये है युग्मों की संख्या ज्ञात करना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें, युग्मों की संख्या ज्ञात करना, ठीक। इसके आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर तो 3 था, यहाँ मान लीजिए दोनों जगह सम होता, अगर यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 होता, यहाँ पर भी 2 होता, जैसे 2 + 1, अगले ब्रैकेट में भी 2 + 1, तो ये हुआ 3 त्रिका 9, तो 9/2 हो जाएगा। तो 9/2 में तो 4.5 आएगा, 4.5 युग्म थोड़ी बनेगा। तो ये तो विषम और सम का था। अब यदि दोनों की पावर जो है वो सम हो तब कैसे करेंगे? ठीक है, उसको देखते हैं। जब दोनों की पावर सम हो, ठीक, यहाँ पर एक नोट लिखिए, यदि कैनोनिकल रूप में सभी घातों की संख्या घात सम हो, क्या हो? सम हो, तो युग्म क्या होंगे? युग्मों की संख्या 1/2, ब्रैकेट में क्या होगा? x + 1, अगले ब्रैकेट में y + 1, अगले ब्रैकेट में z + 1, पूरे का प्लस करेंगे 1। जो विषम प्राप्त होगा, जैसे 3 संख्याएं हैं, तीनों विषम है, 3 गुणे 3 गुणे 3 ना, इसका भी योग, इसका भी योग, इसका भी योग, 3 3 आ रहा है, तो क्या करेंगे? 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आया, और 27 में 1 जब जोड़ोगे आप तो सम संख्या प्राप्त हो जाएगी।
और जब सम संख्या प्राप्त हो जाएगी तब हमारे युग्म जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, किसी भी गुणनखंड में 3.5 युग्म, 3.25 युग्म, 5.25 युग्म ऐसे थोड़ी बनेगा। युग्म जो होंगे वो पूर्ण संख्या में होंगे ना। इसके लिए अब सवाल देखते हैं। जैसे कोई संख्या है, छोटे ही सवाल देखेंगे हम लोग। प्रश्न है आपका 36 के गुणनखंड में सभी युग्म बताइए। क्या करिए, सभी युग्म बताइए। अब 36 है तो 36 को क्या करते हैं, 4 9 36, और 4 को तोड़ देंगे 2 की पावर 2, और 9 को तोड़ देंगे 3 की पावर 2। अब बताइए, अब यहाँ पर दोनों घातें सम मिल रही हैं। ठीक, आप तनिक अपने पुराने फार्मूले से करिए। आपने अभी तक ज्ञात किया, एक जोड़ा क्यों जाएगा वो बता दे रहे हैं ना आपको। अभी तक आपने ज्ञात किया युग्म 1/2 x + 1 y + 1, ऐसे ज्ञात करते हैं। चलो करें। 1/2 क्या होगा, 2 धन 1, अगले ब्रैकेट में भी 2 धन 1, 1/2, यहाँ पर 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, यहाँ पर 9/2 आया, यानी 4.5 युग्म बनेंगे। 4.5 युग्म बन रहे हैं, जबकि हमने बताया कि अगर युग्म जो है वो समान हो, संख्याएं समान हो, सम हो सभी संख्याएं, ठीक है, तो उसके लिए क्या फार्मूला बताया गया, युग्म ज्ञात करने के लिए 1/2 ब्रैकेट में x + 1, अगले ब्रैकेट में y + 1, 2 ही हैं यहाँ पर तो +1 कर देंगे। ठीक, तो 1/2, पहले ब्रैकेट में क्या है 2 धन 1, अगले ब्रैकेट में भी 2 धन 1 धन 1। पहले गुणा की संक्रिया करते हैं, 1/2 और यहाँ पर 3 गुणे 3 धन 1। तो पहले एक जोड़ेंगे नहीं, पहले गुणा करते हैं, किससे, बदमाश से। ठीक है, 1/2, 3 त्रिक का 9 धन 1, ठीक, 10 हुआ, 10 का आधा होगा 5, 10/2 बराबर 5, 5 युग्म बनेंगे। इन संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे, 5 युग्म बनेंगे। ये वाली विधि जब सम और विषम दोनों होंगे तब लगाएंगे। ठीक है, और जब केवल सम होंगे, घातें जो होंगी सम होंगी, तब वहाँ पर एक जोड़ दिया जाएगा। अब आप जानना चाहेंगे कि 5 युग्म कौन कौन से बनेंगे, तो इसको भी देख लिया जाता है। ठीक है, 1 गुणे 36, 2 गुणे 18, 3 गुणे 12, 4 गुणे 9, 5 से घटेगा नहीं, फिर 6 गुणे 6, ठीक, 2 2 4 1 5 हो गया आपका, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ पर 6 गुणे 6 2 बार आ गया ना सम होने के कारण, तो ये 5 गुणनखंड इसके हो गए। अब ऐसे ही इनके गुणनखंडों की संख्या या युग्म बताना हो तो आप बता लेंगे। अब आप अगले चैप्टर चलते हैं। चैप्टर का मतलब अब चलते हैं हम लोग, मासा क्या होता है और लासा क्या होता है ये आपको बताते हैं। ठीक है, मासा सबसे पहले देखते हैं। मासा, ठीक है, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त, आपने अभी सीखा कि समापवर्त होता क्या है। ठीक है, समापवर्त क्या होता है, कॉमन मल्टीपल ना, यही तो है, यही है। ठीक,
कॉमन मल्टीपल। लेकिन यहाँ पर मासा में जो है समापवर्तक होता है, इसलिए इसको HCF बोलते हैं। HCF क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। तो फैक्टर के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? समापवर्तक करेंगे इसको। ठीक, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। क्या कर दे? विभाजित कर दे। ठीक है, जैसे ये बताइए 24 है एक संख्या और दूसरी संख्या है 40। इन दोनों का मासा बताना है। ठीक है, अब ये बताओ, इधर इसको 24 को लिख सकते हो 6 चौक 24, 8 त्रिक 24 ना, 8 त्रिक 24। हम ऐसा तोड़ना चाह रहे हैं जिससे दो अलग रहे, और इसको लिख सकते हैं 8 पंचे 40 ना। तो यहाँ से हमको 8 कॉमन मिल रहा है ना, 8 हमको कॉमन मिल रहा है। तो यही 8 क्या हुआ? हमारा मासा हो गया। या ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 24 को और 40 को विभाजित कर दे रही है। इससे बड़ी संख्या है कोई जो 24 और 40 को विभाजित करे? चलो 12 ले लो। 24 किस किस संख्या से कटेगी? चलो देखो, 1 2 3 4 6 और 8 से ना। 40 किस किस से कटेगा? 1 2 5 8, इन संख्याओं से कटेगा ना। अब ये बताओ, 8 है, ये 12 से भी कटेगा। 8 सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को काट दे। 12 मान लो तो 12 तो केवल 24 को काटेगी, 40 को थोड़े काटेगी ना। इस तरीके से मासा जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, वही क्या होती है? मासा होती। ठीक है, ये इसका तरीका है। इस पर हम लोग सवाल करते हैं। ठीक है, सवाल करते हैं और सवाल 2 प्रकार से आते हैं। इस पर सवाल 2-3 प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मासा ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं? मासा ज्ञात करने के लिए एक गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि, एक भाग विधि है, और यही दोनों विधियां जो हैं इम्पोर्टेंट हैं मासा ज्ञात करने के लिए। मासा ज्ञात करने के लिए तो मासा पर हम कुछ सवाल करते हैं पहले। ठीक है, मासा पर हम कुछ सवाल करते हैं, देखते हैं। जैसे कोई भी संख्या हुई, ये हो गई, अभी आपने लिखा 48 और 60 का मासा बताइए। ठीक है, 48 और 60 का मासा बताइए। तो 48 और 60 में देखते हैं, 48 और 60 का पहले गुणनखंड विधि से मासा देखते हैं। क्या? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए देखते हैं पहले 48 को कौन कौन संख्या काटेगी। 48 को लिख सकते हो 16 गुणे 3, 16 3 48। या फिर आप ऐसे नहीं, ऐसे ज्ञात करो जब मासा पढ़ रहे हो तो 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, 2 चौक 8। फिर 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से काटोगे 2 छंग 12।
फिर 2 से काटोगे 2 तिहाई 6, क्या प्राप्त हुआ? 48 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक। इसी प्रकार 60 है, 60 को भी काट दीजिए, 2 से काटोगे 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 3 से काटोगे 3 पचे 15। 60 को लिख सकते हो आप 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन होगा, कॉमन जो होगा, कॉमन फैक्टर जो होगा वही क्या होगा? HCF होगा ना दोनों में। देखो क्या क्या कॉमन है, ये देखो 2 कॉमन है, फिर एक 2 कॉमन है, ठीक, फिर क्या है 3 कॉमन है, क्या लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तिहाई 12, ये क्या हुआ 12 इधर कॉमन है। ये विधि हुई आपकी गुणनखंड विधि ज्ञात करने के लिए, ठीक है। फिर से देखते हैं हम लोग 48 और 60 का मासा बताना है हमें, ठीक, गुणनखंड विधि से बता रहे हैं। सबसे पहले 48 किन किन संख्याओं से कटेगी, 48 का अपवर्तक ज्ञात करेंगे। अपवर्तक ज्ञात करने के लिए ये विधि है आपकी गुणनखंड विधि, इसी को बोलते ही हैं, ठीक। कैसे? 2 से काटेंगे 24 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 12 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, और फिर 3 से जब काट दोगे तो 1 आएगा, नीचे 1 आना चाहिए, ठीक है। फिर 60 को 2 से काटोगे 30 आएगा, फिर 2 से काटोगे 15 आएगा, फिर 3 से काटोगे 5 आएगा, और फिर 5 से काटोगे 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए नीचे, ठीक। दोनों का लिखेंगे। 48 का क्या क्या प्राप्त हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हमने लिख दिया। फिर 60 का क्या प्राप्त हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये प्राप्त हुआ। इन दोनों में जो कॉमन होगा वही है मासा। कॉमन क्या है? ये 2 कॉमन है, फिर एक 2 कॉमन है, और फिर हमको 3 कॉमन मिल रहा है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 12, इसका क्या होगा? मासा होगा। ये आपकी गुणनखंड विधि हो गई, ठीक। अब गुणनखंड विधि के बाद हम लोग पढ़ेंगे भाग विधि। अगली विधि है हमारी भाग विधि। भाग विधि से हम लोग जानेंगे कि क्या है ये। अगली विधि है भाग विधि। भाग विधि में भाई भाग देते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको पता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। क्या करेंगे? 48 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, 48 बचेगा, कितना आया शेषफल? 0 है, कॉमन लेंगे, इधर हासिल लेंगे तो ये 10 बचेगा, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 5 ही बचा है, 5 में से 4 गया 1, 12 शेषफल। जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को फिर किससे? भाजक से भाग देंगे, भाजक को फिर भाज्य मान लेंगे, ठीक है। यही प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि वो संख्या पूर्ण कट नहीं जाती, और लास्ट में जिस भाजक से कटेगी वही क्या होगा? मासा होगा आपका, ठीक है, वही क्या होगा? मासा होगा। तो देखते हैं 12 चौक 48, ठीक है, 0 आया, तो यही ये क्या हुआ? मासा क्या हुआ इसका? HCF क्या होगा? 12 होगा। फिर से समझते हैं, 2 संख्याएं हैं 48 और 60, ठीक है, इनका मासा बताना है भाग विधि से। भाग विधि से मासा ज्ञात करने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। हमने 48 से 60 को भाग दिया, एक बार जाएगा, शेषफल 12 आएगा। जो शेषफल प्राप्त होगा उसको क्या बना देंगे? भाजक बना देंगे, और जिससे भाग दिया गया है पहले उसको भाज्य बना देंगे, ठीक है। चलिए, तो 12 चौक 48, पूरी संख्या कट गई। जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो जिस भाजक से शेषफल 0 प्राप्त होता है वही उन संख्याओं का मासा होगा, ठीक है। ये इसका तरीका है ज्ञात करने का। और अब इसके आगे हम अगले लेसन में उसमें लेंगे क्लास में, और इसके लिए आपको 2-4 सवाल दे दिए जाते हैं, जैसे 12, 24, 36, 48, 60 और 96, 55 और 11, 55 और 110। इन संख्याओं का आप मासा खुद से ज्ञात करिएगा। ये 4 सवाल हैं,
मासा ज्ञात करना है इनका, मासा ज्ञात कीजिए। ठीक, ये 4 सवाल आप लोग खुद से लगाएंगे मासा पे, और प्रयास करेंगे कि भाग विधि और गुणनखंड दोनों विधियों से आप लगाइए। इन्हीं सवालों में आपको दोनों विधियां आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बड़े सवालों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए देखते रहिए आप लोग।